बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 14 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोगों के अंतर्गत पार्ट 1 लेकर के आए हैं, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के अंतर्गत पार्ट 1 लाए हैं, जिसमें ट्रांसजेनिक पौधों के बारे में बताएंगे। ट्रांसजेनिक पौधों को बनाने का उद्देश्य क्या है, ट्रांसजेनिक पौधे कौन कौन से होते हैं, इनका महत्व क्या है और कार्य क्या है, सब कुछ समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसजेनिक पौधे होते क्या हैं। देखिए, जैसे ये एक पौधा है, मान लेते हैं ये धान का पौधा है। हम सभी लोग जानते हैं कि धान के खेतों में जो नील हरित शैवाल होती है, नील हरित जो शैवाल होती है, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। धान के खेतों में नील हरित शैवाल नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। तो ये जो नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल है, इसमें कोई ऐसा जीन होगा जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उस जीन को निकाल लिया, उस जीन को निकाल लिया और धान के जीन से जोड़ दिया। इस तरह से एक नया डीएनए प्राप्त हो गया। यानी इसके डीएनए को निकाल करके जो नील हरित शैवाल थी, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती थी, उस जीन को निकाल करके धान के डीएनए से जोड़ दिया, तो एक नया डीएनए बन गया। अब इस नए डीएनए को धान के पौधों में निवेशित कर दिया। इस तरह से जो फसल बनी वो ट्रांसजेनिक पादप कहलाई, या ट्रांसजेनिक फसल कहलाई, या ट्रांसजेनिक पादप कहलाई। तो इस प्रकार से जो ट्रांसजेनिक पादप तैयार किए गए हैं, उनका उद्देश्य क्या है, पहले ये आपको समझाते हैं। पहले नंबर पर उद्देश्य होगा प्रतिरोधी जातियों का विकास करना। अब किसके प्रति प्रतिरोधी जातियों का विकास करना, ये उद्देश्य बता रहे हैं, प्रतिरोधी जातियों का विकास करना। तो देखिए, ऐसी पादप प्रजातियां बनाई गई हैं, ऐसे पादप बनाए गए हैं जो विषाणुओं के प्रति, कवक के प्रति, यानी फंगल इन्फेक्शन जो लग जाता है, जो फंगस लग जाता है, उसमें जो वायरस लग जाते हैं, बहुत सारी फसलों को नष्ट कर देते हैं, तो इनसे बची रहेंगी। ऐसी प्रतिरोधी जातियां बनाई गई हैं जो विषाणुओं से बची रहेंगी, कवक से बची रहेंगी, ऐसे ही सूखा से बची रहेंगी। सूखा है, कोहरा है, ऊसर को सहने की क्षमता होती है। ऐसी प्रतिरोधी जातियों का विकास किया गया है। तो एक पहला उद्देश्य हो जाएगा प्रतिरोधी जातियों का विकास, और फिर दूसरा हो जाएगा पीड़कनाशी, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कोई भी फसल है उसमें जब पीड़क लगते हैं तो पीड़क लगने पर क्या किया जाता है, उन पर रसायनों का छिड़काव किया जाता है। जब पीड़क लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो उन पर रसायनों का छिड़काव करते हैं ताकि पीड़क न लगे। अब रसायनों का जब छिड़काव करते हैं तो उसका कुछ न कुछ असर उस अनाज में भी पहुंच जाता है, और उस अनाज को मनुष्य खाता है। तो मनुष्य में धीरे धीरे करके वो जहर इकट्ठा होता जाता है, जिसको धीमा जहर कहा जाता है। तो जब ऐसी फसलों का विकास कर लिया गया है जो पीड़कनाशी प्रतिरोधी हैं, तो अब उसमें रसायनों के छिड़काव की आवश्यकता नहीं होगी। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बीमार मनुष्य नहीं पड़ेगा। जब रसायन नहीं छिड़के जाएंगे तो बीमार नहीं मनुष्य पड़ेगा। ऐसी फसलों का विकास किया गया है, जैसे बीटी मक्का है, बीटी कपास है, और भी इस तरीके की कई सारी फसलें तैयार की गई हैं। ये तो ये हो गया दूसरा उद्देश्य। फिर तीसरे पर आते हैं। फिर तीसरा उद्देश्य क्या होगा, भंडारण के समय होने वाले नुकसान में कमी। जब उसको हम भंडारित करते हैं, जैसे आपको बता दें, जो पहले देसी टमाटर आते थे, जो देसी टमाटर होते थे, ये टमाटर बहुत जल्दी पक जाते थे, जल्दी पक जाते थे। और जब जल्दी पक जाते थे तो आप जब घर पर लाते थे तो घर में भी और ज्यादा गल जाते थे, और गलने के बाद सड़ने लगते थे। लेकिन अब क्या किया गया है कि ऐसे टमाटर का विकास किया गया है
जिससे अब ये जल्दी पकेंगे नहीं, देर से पकेंगे, और जब देर से पकेंगे तो इनका जो बाहरी वाली भित्ति होती है कड़ी हो जाएगी, पुलपुली नहीं होगी, जिससे ये देर में सड़ेंगे, जल्दी नहीं सड़ेंगे। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसे टमाटर बनाए गए हैं या ऐसे टमाटरों का विकास किया गया है जो देर से पकेंगे, देर से पकेंगे और काफी दिनों तक उनको सुरक्षित रखा जा सकता है, उनका भंडारण किया जा सकता है। और फिर चौथा हो जाएगा पादप जातियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना। पादप जातियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना से नए जीन्स को प्रवेश करा करके नए पादपों का विकास किया गया है, नई फसलों का विकास किया गया है जो अधिक पैदावार देंगी, यानी ज्यादा पैदावार उनसे होगी। और फल भी, जो फल होंगे, फलों का विकास भी अधिक होगा, फल बड़े बड़े होंगे और फल अधिक भी होंगे। इसी तरह से बीज भी अधिक पैदा होंगे, बीज बड़े होंगे और अधिक भी पैदा होंगे। जैसे टमाटर का विकास किया गया है, प्याज है, मटर है, मक्का है, आदि का विकास किया गया है। और इसके बाद में पांचवा इसमें उद्देश्य होगा पादपों में नाइट्रोजन अनुबंधन क्षमता का विकास। पादपों में नाइट्रोजन अनुबंधन क्षमता का विकास। तो देखिए, जैसे जो राइजोबियम जीवाणु होता है, ये दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसके उस जीन को निकाल करके, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, उस जीन को निकाल करके फसलों में डाल दिया। अब फसलें स्वयं नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर लेती हैं। इस तरह से पादपों में नाइट्रोजन अनुबंधन की क्षमता का विकास हो गया है। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि धान के खेतों में जो नील हरित शैवाल होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। तो उसके जीन को निकाल करके जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता था, धान के फसल में डाला गया, जिससे कि पादपों में नाइट्रोजन अनुबंधन की क्षमता का विकास हो गया है। फिर अगले उद्देश्य पर आते हैं, और इसके बाद फिर छठवां उद्देश्य होगा शाकनाशी व घास फूस नाशी प्रतिरोधी प्रजातियों का विकास। यानी ऐसी प्रजातियां बनाई गई हैं जो खेतों में घास फूस उगाता है, अनर्गल चीजें उगाती हैं, वो अब नहीं उगेंगे। यानी फसलों में घास पात है, खरपतवार है, रसायनों का छिड़काव करके हटाया जाता था। अब रसायनों का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि पोषक स्तर में वृद्धि भी होगी और कई सारे उसमें लाभ होंगे। इसी तरह से कई सारी वैक्सीन का निर्माण भी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से किया गया है। तो ये उद्देश्य हो जाएंगे। चलिए ट्रांसजेनिक पादप के उदाहरण को देख लेते हैं। देखिए, ट्रांसजेनिक पादप के उदाहरण में या ट्रांसजेनिक प्लांट्स के एग्जाम्पल में पहला है सुनहरा चावल। आपको बता दें, जो सुनहरा चावल है, ये ओराइजा सेटिवा की पारजीनी किस्म है। जो ओराइजा सेटिवा होता है, ओराइजा सेटिवा धान का या चावल का कह लीजिए कि वानस्पतिक नाम होता है। तो ओराइजा सेटिवा की पारजीनी किस्म को सुनहरा चावल कहा जाता है। और इसका जो सुनहरा रंग है, ये किस कारण है? बीटा कैरोटीन नामक प्रोविटामिन ए पिगमेंट के कारण है। जो इसका सुनहरा रंग है, ये सुनहरा रंग बीटा कैरोटीन नामक प्रोविटामिन ए पिगमेंट के कारण होता है। और आपको बता दें, इस चावल का विकास 2 जीन को जोड़कर बनाया गया है। 2 जीन कौन कौन से हैं? पहला तो है PSY और दूसरा जीन था CRTL। पहला PSY जीन और दूसरा CRTL, इन दोनों जीन को जोड़कर गोल्डन राइस बनाया गया है। गोल्डन राइस का निर्माण किया गया है या सुनहरे चावल का निर्माण किया गया है।
PSY का मतलब होता है, PSY का मतलब है पिथेन सिंथेटेज, और ये हो जाएगा कैरोटीन डिजास्ट्रेज। इसको जोड़ करके गोल्डन राइस बनाया गया है। और आपको बता दें, ये जो जीन है, इन दोनों जीन्स को एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु द्वारा सामान्य चावल में डाला गया था। ये तो दोनों जीन हैं, इनको एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा सामान्य पौधों में निवेशित किया गया था, सामान्य पौधों में डाला गया था एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा। ये एक तरह से प्लाज्मिड की तरह से कार्य किया इसने। और ये जो सुनहरा चावल बनाया गया है उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहां आहार में विटामिन ए की कमी है, उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहां पर आहार में विटामिन ए की कमी होती है। और आपको बता दें, इसका जो निर्माण किया गया है, ये स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंगोपोट्रिक्स ने पीटर वियर के साथ किया था, पीटर वियर के साथ मिलकर किया था। तो ये सुनहरा चावल हो जाएगा। चलिए बीटी कपास पर आते हैं या बीटी फसलों पर आते हैं। देखिए अगला है बीटी फसलें या बीटी क्रॉप्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12 बायोलॉजी में। तो बीटी फसलें क्या होती है? देखिए जैसे मृदा है, ये मान लेते हैं मृदा है, तो मृदा में एक जीवाणु पाया जाता है, उस जीवाणु का नाम है बैसिलस थोरिनजिएंसिस। एक मृदा में जीवाणु पाया जाता है। ये जो मृदा है, इस मृदा में एक जीवाणु पाया जाता है, इस जीवाणु का नाम है बैसिलस थोरिनजिएंसिस। जो जीवाणु है, मान लेते हैं ये है जीवाणु, तो जीवाणु में हम सभी लोग जानते हैं कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल पाया जाता है जो बैक्टीरिया होते हैं, जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। तो इसके प्लाज्मिड के एक विशेष जीन समूह पर, इसका जो प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड के विशेष जीन समूह से एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनता है। एंडोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होता है। इस प्लाज्मिड के एक विशेष जीन समूह पर या विशेष जीन समूह से एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनता है। और ये जो प्रोटीन बनता है, ये जीवाणु के स्पोरों में एकत्रित रहता है। जीवाणु के स्पोरों में ये प्रोटीन इकट्ठा रहता है या एकत्रित रहता है, और इस प्रोटीन को क्रिस्टेलाइन प्रोटीन कहा जाता है, या फिर क्राई प्रोटीन भी कह सकते हो। क्रिस्टेलाइन प्रोटीन कहो या फिर क्राई प्रोटीन कहो, जो जीवाणु के स्पोरों में इकट्ठा रहता है एंडोटॉक्सिन प्रोटीन, उसे क्रिस्टेलाइन प्रोटीन या क्राई प्रोटीन कहा जाता है। और यह क्राई प्रोटीन जिस जीन से निकलता है, किसी जीन से तो निकलता होगा, जिस जीन से निकलता है या जिस जीन के द्वारा इसका उत्पादन होता है, उसे क्राई जीन कहा जाता है। जिस जीन के द्वारा उत्पादन होता है उसे क्राई जीन कहा जाता है। ये जो क्राई प्रोटीन है या क्रिस्टलाइन प्रोटीन, ये जो होती है क्राई प्रोटीन या क्रिस्टलाइन प्रोटीन, ये कीटों के जो लार्वा होते हैं, उन लार्वा के लिए जीव विष का कार्य करता है। कीटों के लार्वा के लिए जीव विष का कार्य करता है, या कह लीजिए कि उनके लार्वा को मार देता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस जीन को निकाल करके फसलों में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल कपास में डाला तो बीटी कपास हो गया, मक्का में डाला तो बीटी मक्का हो गया। बीटी फॉर बैसिलस थोरिनजिएंसिस, यानी इसके जीन से बनाया गया है। तो जिसमें डाला उसके आगे बीटी लग गया, तो बीटी कपास है, बीटी मक्का है, बीटी धान है। ऐसे कई सारी फसलें बनाई गई हैं जिसमें अब कीट नहीं लगते हैं, क्योंकि कीटों के लार्वा के लिए ये प्रोटीन जीव विष का कार्य करती है, कीटों के लार्वा को मार देती है। तो
इसमें कीट नहीं लगेंगे, इस तरह से बीटी फसलें हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्लेवर सेवर टमाटर के बारे में थोड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। अब देखिए जो फ्लेवर सेवर टमाटर है ये भी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है या जीएम क्रॉप है। जीएम क्रॉप कहो, चाहे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल कहो, चाहे ट्रांसजेनिक पादप कहो, तो जीएमओ भी कहा जाता है कभी कभी। जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। आपको बता दें ये जो फ्लेवर सेवर टमाटर है ये आनुवांशिक इंजीनियरिंग या जेनेटिकली मॉडिफाइड रूप से रूपांतरित फल है। फ्लेवर सेवर टमाटर ये टमाटर का पारजीनी किस्म है, टमाटर की पारजीनी किस्म है। और इसमें होता क्या है वही भी जब मैंने भी आपको बताया था कि पहले लोग टमाटर जो लेते थे देसी वाले थे तो जल्दी से गल जाते थे, खराब हो जाते थे। लेकिन अब जो ये फ्लेवर सेवर टमाटर बनाए गए हैं इनकी वैरायटी पकने पर, जब ये पक जाते हैं तो पकने पर पिलपिले नहीं होते हैं, गलते नहीं हैं, कड़े रहते हैं। इस तरह से पूरी तरह से इनको पकने दिया जाता है क्योंकि पिलपिले नहीं होते हैं और लंबे समय तक इनको स्टोर किया जाता है। लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, इनको स्टोर करके रख सकते हैं फ्लेवर सेवर टमाटर को। और आपको बता दें ये जो फ्लेवर सेवर टमाटर है ये पहला आनुवांशिक रूपांतरित फसल है, पहला आनुवांशिक रूपांतरित फसल होती है। सबसे पहले यानी कि फ्लेवर सेवर टमाटर पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। सन 1994 में इसको उगाने की अनुमति दी गई थी। तो आज के अंक में इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।